Good morning, students. Beta, about business studies, we have completed 8 chapters. That is, we have completed till controlling. And today I am going to start with chapter number 9, that is financial management, which is also your second part of business studies. I would say we have completed the first part. We have completed the part A of your subject, and we are now on part B. Financial management, first chapter. Part B comprises of total your 4 chapters. That means we have in total 12 chapters in your syllabus, and we have already completed 8 chapters. So now I am going to start with your next chapter, that is your financial management, which is very important chapter and very important topics. So do it very carefully. About financial management, what is financial management? Finance, financial मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फिनेंस को मैनेज करना पड़ता है. क्यों मैनेज करना पड़ेगा फिनेंस को? ऐसा तो नहीं है कि जब जहां आपने जो स्पेंड करना है आप कर सकते हो, और स्पेंड करने के लिए भी यू नीड टू हैव सम मनी इन योर हैंड्स. कुछ पैसा आपके हाथ में होना जरूरी है. अब वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, इन सारी चीजों का जो कंट्रोल रखा जाता है ना, दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. ये तो हमें पता है कि बिजनेस को करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए होता है उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज नीड सम फाइनेंस. हर बिजनेस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ही चाहिए. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का काम होता है कि बिना ब्लड के अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, वैसे ही सेम काम हमारे बिजनेस में होता है. बिजनेस में अगर फाइनेंस नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव. बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट. चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिटी लाने के लिए, हर चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ होल वेराइटी ऑफ एसेट्स. बस एसेट्स खरीदनी है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो. ऑल्सो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू रन डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी हमें चाहिए. ठीक है, ये अगर आपको याद हो, हमने 11th में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था विच इज योर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. याद है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? जो आपको फिक्स एसेट्स पे आपको इंक्योर करनी होती है, लाइक योर मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब पे जो पैसा लगाना होता है. और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मतलब जो आपको डेली बेसिस पे ऑपरेशंस के लिए चाहिए. तो जो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए या फिर जो आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, दोनों के लिए कैपिटल चाहिए. कैपिटल मीन्स दोनों के लिए पैसा चाहिए आपको, चाहे वो डेली बेसिस के लिए हो, मतलब डेली के ऑपरेशंस रन करने के लिए हो, चाहे वो आपको कोई एसेट परचेज करने के लिए हो. एनी हाउ यू नीड मनी टू रन द बिजनेस. Success of business depends considerably on how well the funds are deployed in assets and operations, and how timely and economically the finances are arranged from outside or from within the business. मेनली हमारी बिजनेस की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो पैसा आपके पास है उसको आप यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, नंबर 1 चीज. और दूसरा, हाउ इकोनॉमिकली द फाइनेंसेस आर अरेंज फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस. कि आप पैसे को अरेंज कैसे कर रहे हो, या तो बाहर से या विद इन द बिजनेस. जो छोटे छोटे टॉपिक्स इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताए थे 11th में, हमने थोड़े डिस्कस किए थे, लाइक योर शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई. ये सारे अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज में. ठीक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट. Financial management is essentially concerned with issues relating to these aspects of business. तो मेनली जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है वही ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद, ध्यान से सुनना, इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट. मतलब पैसा प्रोक्योर कहाँ से करना है, पैसा लेना कहाँ से है, अरेंज कहाँ से करना है. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस. लेना कहाँ से है, अरेंज कहाँ से करना है और उसको यूटिलाइज कहाँ पर करना है. इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो हम बात कर रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. स्टाफिंग नहीं आया क्योंकि हम पैसे को मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, तो स्टाफिंग नहीं आया. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस,
दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना। समझ में आया? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसा प्रोक्योर कहाँ से करना है, उसको यूटिलाइज कहाँ पर करना है, या फिर इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग भी होती है, उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, लेकिन स्टाफिंग नहीं होती है हमारी, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें होती है हमारी। फ्रॉम ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा अरेंज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कैसे? अब पैसा आपका डिबेंचर से भी आ सकता है, आपका शेयर से भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आप बैंक से ले सकते हो। शेयर्स आपको पता है, डिबेंचर्स आपको पता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आपको पता है। इन सब पे पूरे चैप्टर्स भी आप लोगों के 12th में अकाउंट्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स हमें पता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है बेटा? प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हम अलग से बचा कर रख लेते हैं, रिटेन अर्निंग को अपनी रिटेन कर रख लेते हैं, अपने पास बचा कर रख लेते हैं, सारी अर्निंग को हम स्पेंड नहीं करते, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग। आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, कि मैं अगर डिबेंचर से लूंगी तो कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कैसे हो सकती है? अब डिबेंचर से लूंगी, याद है आपको कि डिबेंचर्स बियर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद है ना? तो डिबेंचर्स पे हमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं शेयर्स पे लूंगी तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मुझे ये कॉस्ट ही तो होती है बिजनेस के लिए। अगर आप पैसा डिबेंचर्स के थ्रू इश्यू करोगे कैपिटल, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। शेयर्स के थ्रू करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, ये कॉस्ट होती है। तो कोई भी ऑप्शन मुझे चूज करनी है, वो कैसे चूज करूंगी? डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कॉस्ट क्या है और उसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। Similarly, the finance or procured need to be invested in such a manner that return from the investment exceeds the cost at which funds have been procured. मतलब ये कहते हैं कि प्रोक्योर्ड फंड्स को आपने इन्वेस्ट ऐसे करना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एक्सीड्स द कॉस्ट एट विच द फंड्स हैव बीन प्रोक्योर्ड, कि मतलब जितना मैंने आप इन्वेस्टमेंट, जितनी मैं उस पर कॉस्ट लगा रही हूँ, जितना मुझे कॉस्ट उस पर इंक्योर करना पड़ा है एज कम्पेयर टू उस पर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, ये दोनों चीजें आप कंपेयर करके चलोगे, तभी आप चूज करोगे कि कैपिटल जो इशू करनी है वो डिबेंचर से करनी है, शेयर से करनी है, रिटेन्ड अर्निंग करनी है, या लोन लेना है बैंक से। कोई भी सोर्स आपने चूज करना है तो डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसमें रिटर्न आपको कितना कितना मिलेगा, ये सारी चीजें। ठीक है। दस अ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मोबिलाइजेशन एट अ लोअर कॉस्ट कम हो, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज फंड्स इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। पैसा ले लिया कम कॉस्ट पे और उसको मैं डिप्लॉय, यूसेज जो मैं उस पैसे का कर रही हूँ वो ऐसी जगह पे कर रही हूँ जो मेरे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल हो। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसा प्रोक्योर कहाँ से करना है। प्रोक्योर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोक्योर कहाँ करना है और यूज कहाँ करना है। प्रोक्योर करने के लिए मुझे दो चीजों को देखना पड़ेगा कि उसमें कॉस्ट क्या आ रही है और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और उसके बाद यूज, प्रोक्योर मैंने कर लिया, फिर यूज करने के लिए मैं वहां यूटिलाइज करूंगी जहां पे मुझे रिटर्न मैक्सिमम मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। अगर ओवरऑल देखें हम, आपको पैसा प्रोक्योर कहाँ करना है और यूज कहाँ करना है। प्रोक्योर करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट और उसका रिस्क देखना पड़ेगा, और उसको यूटिलाइज करने के लिए उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। जिन शेयर होल्डर्स ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है तो उनको फायदा भी तो होना चाहिए, उनकी शेयर की जो वर्थ है वो बढ़नी भी तो चाहिए। कि अगर इनिशियली उन्होंने ट्रस्ट करके मेरी कंपनी में पैसा लगाया और 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, चाहे वो 100 शेयर्स खरीदे, 1000 खरीदे, 2000 खरीदे, जितने जितने हर इन्वेस्टर ने खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर था। तो अब मैं उस शेयर को इतना अगर अपनी कंपनी को लो ले आऊंगी, मैं प्रॉफिट नहीं दिखा रही हूँ, कंपनी में मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई है, तो मेरे शेयर की भी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जहां बेचारे ने 100 रुपए लगाए थे, पता चले उसको शेयर को बेचने जा रहा हो तो उसको 80 रुपए भी नहीं मिल रहे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रादर हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना होता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जिस शेयर होल्डर ने मेरी कंपनी में 100 रुपए अगर लगाए थे तो एटलीस्ट मेरे शेयर की वैल्यू बढ़े, 120, 150, 200 डिपेंडिंग अपॉन टाइम के साथ वो वेरी करती रहती है, तो वैल्यू बढ़े ताकि शेयर होल्डर को फायदा हो, उसकी वेल्थ बढ़े। ओके, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि आपने मैक्सिमाइज करना है अपने शेयर के प्राइस को। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, मतलब मान लो मैंने बोला आपको कि एक पर्सन ने 100 रुपीज का एक शेयर था और 100 शेयर्स मेरी कंपनी में परचेज किए हैं। 100 रुपए का एक शेयर और 100 शेयर उसने खरीदे हैं, तो उसने 10,000 रुपए मेरी कंपनी में लगा रखे हैं। वो तो उसने इनिशियली जो इन्वेस्ट किए। अब मान लो उस 100 रुपए के शेयर की वैल्यू 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या जितने भी टाइम के बाद अगर मान लो 200 रुपए हो गई, 100 रुपए से 200 रुपए, तो उस शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी कि मान लो 2 साल बाद उस शेयर की वैल्यू 100 रुपए से 200 रुपए हो गई। उसके शेयर्स कितने लगे हुए हैं? 100 शेयर्स थे और 100 रुपीज का उसने लिया था। अब वो 100 शेयर्स 200 रुपीज के एक शेयर हो चुका है, मतलब उसकी जो शेयर होल्डर वेल्थ जो उसने 10,000 रुपए लगाए थे, अब वो बढ़कर 20,000 रुपए हो चुकी है। मतलब आपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प किया है। वो कैसे निकाला हमने? शेयर होल्डर्स वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, 100 शेयर्स थे इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वो वाला शेयर प्राइस नहीं देखा जाएगा जिसपे उसने खरीदा था 2 साल पहले, शेयर प्राइस वो वाला देखा जाएगा जो इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है। कि अभी मार्केट में अगर उसकी 200 रुपए वैल्यू है तो उसकी वेल्थ कितनी हो गई? 200 रुपए इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स, 100 शेयर्स है तो 20,000 हो गया, 500 शेयर्स है तो 1 लाख। उसके अकॉर्डिंग आपके जो शेयर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी। Okay, shareholders' wealth maximization is linked to the market price of the company's shares because company's funds belong to shareholders, क्योंकि कंपनी का जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर से जुड़ा होता है। एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड रिटर्न अर्नड ऑन देम डिटरमाइंस द मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ द शेयर्स। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ता है, इंक्रीज होता है if the benefits from the financial decision exceeds the cost involved, since there will be some value addition। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उससे ज्यादा वो रिटर्न अर्न कर रही है, दैट मीन्स कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बनेगी। अब कंपनी की रेपुटेशन अगर मार्केट में बनेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। दोज डिसीजन विच रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस आर पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। और वो डिसीजन जो शेयर प्राइस 100 रुपए वाले शेयर को भी 50 रुपए पर लेकर आ जाए, वो तो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है। कि मतलब फाइनेंस का मैनेजमेंट प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, मैनेज किया ही नहीं जा रहा है पैसे को, कि 100 रुपए का लगाया हुआ बंदे को 50 रुपए रिटर्न मिल रहा है। मैनेज तो तब प्रॉपर होगा ना जब 100 रुपए लगाए बंदे को 200 रुपए मिल रहे हैं, 500 रुपए मिल रहे हैं, इतने इतने तक इंक्रीज जाता है, 1000 रुपीज मिल रहे हैं। ओके, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल बाय 3 थिंग्स। नंबर 1, ensuring availability of adequate funds। आपके पास अवेलेबिलिटी हो एडिक्वेट फंड्स की एट रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पे एडिक्वेट फंड्स आपको अवेलेबल होनी चाहिए। वेन एवर नीडेड एडिक्वेट फंड्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड एट रीजनेबल कॉस्ट, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। कॉस्ट भी कम हो, रिस्क भी कम हो, सो दैट सम वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एक तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब पॉसिबल है बढ़ानी? या तो जब आपको पैसा मिल जाए कम कॉस्ट पे, कम रिस्क पे, कम कॉस्ट पे, प्रोक्योर अगर आप कर लो। नंबर 2, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। पहले प्रोक्योर करने में जो मैंने आपको बताया कि 2 चीजों का ध्यान रखना था, कॉस्ट और रिस्क। तो अगर वो कॉस्ट भी कम है और रिस्क भी कम है, पैसा आपने प्रोक्योर कर लिया तो शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ जाएगी। नंबर 2, अब वो पैसा आ गया, प्रोक्योर कर लिया, उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, उसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है जहां से आपको रिटर्न मैक्सिमम मिले, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने वो भी सही कर दिया तो भी आपके शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट एम्स एट इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोक्योर बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। रिजर्व क्रिएट कर प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके, मतलब कि वही जो प्रॉफिट बचा उसी को दोबारा बिजनेस में लगा दिया। कुछ भी ऐसा करके आपको ये देखना है कि फंड्स जो है वो सेफ रहें, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है वो सेफ रहे। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? ओके, नेक्स्ट दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होगी वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करेगी कि कॉस्ट भी कम आए, रिस्क भी कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। Almost all the items in the financial statements of business are affected directly or indirectly through some financial management decision. Some prominent examples of aspects being affected could be, क्या क्या हो सकता है कि जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल डिसीजन ही है जो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि फंड्स को प्रोक्योर कहाँ से करना है और उन फंड्स को डिप्लॉय कहाँ पे करना है।
तो फाइनेंशियल डिसीजन किस किस चीज पे डिपेंड करता है? द साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, और फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस की कितनी है. फॉर एग्जांपल, अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 100 crores in fixed assets would raise the size of fixed assets blocked by this amount. मतलब अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल को बजट करना, कैपिटल को कंट्रोल करना, कहाँ कहाँ पे आपने लगाना है, ये सारी चीजें देखना, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 100 crores इन फिक्स्ड एसेट्स वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ब्लॉक बाय दिस अमाउंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप इतना बड़ा कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपकी ब्लॉक, उस पर आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देना है. मतलब द साइज, बिजनेस का साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आप बैठ गए, धीरे धीरे करके करना चाहिए. इनिशियली एकदम से आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं. क्या पता वो चीज सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, उस पर डिपेंड करता है. तो आपका नंबर 1 पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन इज कि आपकी बिजनेस का साइज क्या है और आप फिक्स्ड एसेट्स के डिसीजन आप कैसे लेते हो. नंबर 1. नंबर 2, द क्वांटम टू करंट एसेट्स एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल. आपकी करंट एसेट्स कितनी है, आपकी टोटल एसेट्स में आपकी करंट एसेट्स कितनी है, उन करंट एसेट्स में कैश कितना है. कैश मीन्स जो हमारी लिक्विडिटी को डिफाइन करता है. लिक्विडिटी पता है सबको. लिक्विडिटी मीन्स कि मेरे हाथ में लिक्विड, लिक्विड मतलब विच यू कैन मतलब यूटिलाइज इट एनी वे यू वांट टू, आपके हाथ में वो लिक्विड है. तो दैट इज बिजनेस की फॉर्म में लिक्विड इज कैश. तो लिक्विडिटी आपकी कितनी है. ऐसा ना हो मैं कह दूं मेरे पास करंट एसेट्स है, अब करंट एसेट में पता चले कैश तो इतना नहीं है, स्टॉक में ज्यादा मैंने अपना पैसा फंसा रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो उसमें कैश की कंपोजिशन क्या है, इन्वेंट्री की कंपोजिशन क्या है, रिसीवेबल्स की कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या यूटिलाइज करनी है उस पर भी डिपेंड करता है. डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स क्या क्या होंगे, ये भी आप डिटेल में आगे पढ़ोगे. नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा. ब्रेकअप क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने डेट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब डिबेंचर्स या लोन ज्यादा ले रखा और इक्विटी कम है. ये भी आगे पूरा डिटेल में आएगा कि अगर डेट ज्यादा हो, इक्विटी कम हो तो क्या होता है, इक्विटी ज्यादा हो, डेट कम हो तो क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे. तो उसका ब्रेकअप क्या है वो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज योर ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो आइटम्स आपको दे रखे हैं लाइक योर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट पेमेंट इन फ्यूचर. जितना ज्यादा डेट होगा, मतलब जितना ज्यादा अगर मैं मान लो डिबेंचर्स या बैंक से लोन लूंगी, इंटरेस्ट तो मुझे एनी हाउ उनका देना पड़ेगा. अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी तो बेनिफिट ये रहता है शेयर होल्डर्स को, 1 साल नहीं भी डिबेंचर दिया तो वो रुक जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपने डिबेंचर्स या उसमें लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है बैंक से, तो वहां पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है. आपको कैश अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा कि हर साल इंटरेस्ट तो आपको देना है. लिक्विडिटी अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. इंटरेस्ट पेमेंट उतनी ज्यादा होगी आपकी फ्यूचर में. सिमिलरली यूज ऑफ हायर इक्विटी में रिक्वायर हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि कौन सी उसमें जाना है. ऐसा नहीं है कि शेयर्स में करोगे तो आपको डिविडेंड देना नहीं है. शेयर होल्डर भी 6 महीने रुकेगा, साल रुकेगा, उसके बाद तो उसको भी लगेगा जी कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ कर लो, कंपनी तो डिविडेंड भी नहीं दे रही है. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम्स आ रही हैं जो आपने एनी हाउ पेमेंट करनी ही करनी है जिनकी. ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थोड़े थोड़े करके इन चैप्टर्स के टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी नई चीजें हैं. तो अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल. ठीक है, अब इतना जो कराया है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. कोई कंफ्यूजन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.